नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी का एक प्रश्न। पॉलिटी का प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है। मीन्स जो संसद है, संसद में विधायिका और कार्यपालिका दो अंग हैं। तो कार्यपालिका को संसद किस प्रकार जवाबदेही कर सकती है या कार्यपालिका किस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आज हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आइए चलिए मेरे साथ हल कीजिए। सबसे पहले हम दिखाएंगे उत्तरदायी। तो आइए, भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है जिसमें कार्यपालिका संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है तथा इसे निम्न प्रावधानों की मदद से प्रावधानों द्वारा जवाबदेही बनाया जा सकता है। तो कौन कौन से प्रावधान हैं, चलिए वो देखेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर, लोकसभा में अविश्वास मत द्वारा कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद को नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि संसद में कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद तब तक ही उत्तरदायी है जब तक उसके पास विश्वास मत है। तो पहला तो कारण ये हो गया कि लोकसभा में अविश्वास मत द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि संसद में जब तक एक सरकार के पास बहुमत है तब तक ही मंत्रिपरिषद है, और बहुमत के जाते ही सरकार को मंत्रिपरिषद भंग करनी पड़ती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा बहुत अच्छा कारण है कि संसद की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जैसे शून्यकाल, प्रश्नकाल आदि के माध्यम से नियंत्रण। तो प्रश्न पूछ के या शून्यकाल के द्वारा भी कार्यपालिका पे नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा बहुत अच्छा है कि बजट प्रक्रिया के दौरान वित्त समितियों के माध्यम से वित्त समितियों के जरिए विधायिका
कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो 3 कारण हो गए। एक चौथा कारण हम लिखेंगे कि चौथा कारण क्या है। तो चौथा कारण है कि विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा, मतलब संसद में बहुत सारी समितियां हैं जिसके माध्यम से विधायिका कार्यपालिका पे नियंत्रण करती है। तो फिर आइए चलिए, विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो ये 4 कारण हो गए, लेकिन हम सिर्फ 4 कारण लिख के नहीं छोड़ेंगे। अब हम कुछ इसके ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कई बार विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रख सकती है, कार्यपालिका निरंकुश होकर कार्य करती है। तो चलिए आइए, उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद भी संसद कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाती है। क्यों? आइए, सबसे पहले संसद में बहुमत, जब किसी सरकार के पास बहुमत बहुत ज़्यादा होता है तो विपक्ष बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो विपक्ष कमज़ोर है, बहुमत ज़्यादा है तो मंत्रिपरिषद भी उसकी है। तो उस केस में विधायिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक ही हो जाती हैं। तो आइए लिखते हैं कि संसद में बहुमत वाली सरकारों पर विश्वास मत द्वारा नियंत्रण करना मुश्किल है। ये हो गया। दूसरा, मजबूत विपक्ष की कमी भी कार्यपालिका की जवाबदेही कम करती है। तीसरा, सबसे अच्छा कारण कि बजट प्रक्रिया के दौरान बढ़ते गिलोटिन के उपयोग के कारण। चौथा, जब मजबूत सरकार है, विश्वास मत भी है, तो अध्यादेश जारी करने की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई संसद में कोई बिल है, पास नहीं हो रहा है या संसद बंद है, तो सरकार क्या करेगी? राष्ट्रपति की मदद से अध्यादेश जारी करा देगी। तो अध्यादेश की बढ़ती संख्या के कारण नियंत्रण नहीं रख पाते। अब एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देते हैं इसमें कि निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष है कि संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 मुख्य अंग हैं। संविधान में विधायिका, कार्यपालिका
एवं न्यायपालिका तीन प्रमुख अंगों को परिभाषित किया है तथा तीनों अंगों में समन्वयता होना आवश्यक है। तो ये हो गया हमारा निष्कर्ष। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपसे मिलेंगे एक नए आंसर राइटिंग के साथ। जय हिंद दोस्तों।